सो वेलकम एवरीबॉडी इन टुडेज सेशन। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, बिजी एक्सपर्ट टॉक। बिजी के हम वेबिनार्स करते रहते हैं वीकली बेसिस पे, जो कि फ्राइडेज को होते हैं। आप लोग अटेंड करते होंगे, जिसमें हम बिजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते आ रहे हैं, फीचर्स से लेकर और क्या बेनिफिट है वो सब बताते हैं। लेकिन एक नई सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, बिजी एक्सपर्ट टॉक। ये है क्या और क्या इसका बेनिफिट है, मैं ब्रीफ आप लोगों को कर देता हूँ। बिजी एक्सपर्ट टॉक में बेसिकली हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे हमारे सेशन में, जो कि सीए हो सकते हैं, टैक्स लॉयर्स हो सकते हैं, ऑडिटर्स हो सकते हैं, आईटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, या बिजनेस ऑपरेशंस के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। देखिए, बिजी के जो यूजर्स होते हैं, दे ऑल आर एसएमईज, जो या एमएसएमईज हम बोल सकते हैं उनको। वो बिजी यूज़ करते हैं, हम लोग ऑलरेडी उनकी हेल्प कर रहे हैं कंटेंट बना के या हमारे वेबिनार के थ्रू कि बिजी वो बेटर यूज़ कर सके। लेकिन उनके कुछ अलग भी इश्यूज होते हैं। देखिए, बिजी तो अकाउंटिंग और जीएसटी का सॉफ्टवेयर है, तो इससे रिलेटेड कई बार जो है हमारे यूजर्स जो है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लीगल इश्यूज भी होते हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें, उनके डोमेन रिलेटेड क्वेरीज भी होती है। देयर कैन बी ऑपरेशन रिलेटेड क्वेरीज ऑल्सो। तो इसी को ही टैकल करने के लिए हमने जो है ये सीरीज अपना शुरू किया है आज, जो कि बिजी एक्सपर्ट टॉक है। और आज जो है सीरीज का हमारा फर्स्ट वेबिनार है। जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो है आईटीसी रिवर्सल अंडर जीएसटी। तो जितने भी बिजनेसमैन है, सीए है, अकाउंटेंट है, वो सभी वेल वर्स्ड होंगे इस टॉपिक से। आईटीसी रिवर्सल जो होता है जीएसटी के अंदर, इसमें नोटिस भी आ जाते हैं। ओके, गवर्नमेंट की जो है डिपार्टमेंट की डिमांड भी इसमें जनरेट हो जाती है। तो इसी को ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन कौन से केसेस जो है आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिकॉन्सिलेशन ऑफ जीएसटी एट 2A एंड 2B विथ 3B। देन रिवर्सल ऑन कैंसिल डीलर्स। अगर डीलर जीएसटी का कैंसिल हो गया है, जिसको हमने सप्लाई ली थी, तो उस केस में क्या करना है। 180 डेज आईटी से रिवर्सल क्या है, क्या प्रोविजंस है इसके, ये डिस्कस करेंगे। एग्जाम सप्लाई के केस में रिवर्सल कैसे करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड क्रेडिट नोट अगर इश्यू हुआ है तो उसके रिवर्सल की क्या टाइमलाइन है, क्या गाइडलाइंस है एज पर द लॉ। दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हमारे साथ जो स्पीकर है, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कर देता हूँ। सीए अभिषेक मित्तल आज हम लोग के साथ है। वो इंसाइट देंगे आप लोगों को लीगल इश्यूज के अंदर। तो वो सीए जो है अभिषेक मित्तल, ही इज हैविंग एक्सपर्टाइज इन जीएसटी, एंड सिंस 2019 ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड। दो फर्म में अभी वो काम करते हैं, सुरेश के मित्तल एंड एसोसिएट में एज ए पार्टनर, एंड अनदर फर्म है जिसमें कि वो एसोसिएट पार्टनर है। सो ही इज गोइंग टू टेक द सेशन अलोंग विद अस। आज के सेशन में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। एक तो जो उसका लीगल इशू होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दी सी अभिषेक इन दी FNQ फॉर्मेट। मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि एक्चुअल कस्टमर्स के क्वेश्चंस है, एंड ही इज गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम लोग बिजी के अंदर भी उस चीज़ को देखें कि बिजी कैसे हेल्प कर सकता है इन सारे केसेस के अंदर। तो अलोंग विद अस आल्सो इज करण फ्रॉम आवर टीम, ही इज गोइंग टू हेल्प अस फ्रॉम द बिजी पार्ट। और ड्यूरिंग दिस सेशन अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग अपने जूम में देख सकते हैं। Q&A सेक्शन होता है जिसके अंदर आप लोग अपने क्वेश्चन टाइप करके डाल सकते हैं। हम उसको समराइज करके लास्ट में आप लोगों से डिस्कस वो कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। करण, नेक्स्ट स्लाइड। So how to handle the different issue related to ITC reversal raised in the shoppers notice, that we are going to discuss today with our CA अभिषेक। तो सबसे पहला जो केस है हम लोगों का, दैट इज रिकॉन्सिलेशन ऑफ GSTR 2A 2B एंड 3B। सो अभिषेक जी, मेरे पास हमारे जो कस्टमर्स है, हमारे जो अकाउंटेंट है, उनके भेजे हुए क्वेश्चंस ऑलरेडी नोटेड है। मैं वो आपसे वन बाय वन करके पूछूंगा और आप उस पर अपना लीगल इशू पे हमारे जो अटेंडीज हैं उनको एडवाइस कीजिएगा सर। ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेरी आई है हमारे कस्टमर्स की, वो है व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू मैचिंग ऑफ आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B एंड आईटीसी अवेलेबल एज पर जीएसटीआर 2A एंड 2B। देखिए, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो मेरा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस है टू विन आईटीसी, वो सेक्शन 16 के थ्रू गवर्न होती है। अब जहां तक बात आती है मैचिंग से रिलेटेड प्रोविजंस की,
तो हम अपने जीएसटी पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्रायर टू 1 जनवरी 2022 एंड एक आफ्टर 1 जनवरी 2022। तो हम पहले बात करते हैं प्रायर टू 1 जनवरी 2022। उस टाइम हमारा लॉ क्या कहता था, सेक्शन 16(2)(c) था, जो बोलता था आईटीसी कैन बी अवेल्ड व्हेन टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। ये जो मेरा सेक्शन था, ये सेक्शन 41 एंड 43A के सब्जेक्ट टू था। सेक्शन 41 मेरे को अलाउ करता था कि मैं अपना क्रेडिट प्रोविजनली ले सकता हूँ। सेक्शन 42 और सेक्शन 43A वो हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करता था। तो उस टाइम में लॉ में जीएसटीआर 2 भी एक रिटर्न होती थी, जिसमें रेसिपिएंट को अपनी इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट करनी होती थी। उसके बाद जीएसटीआर में जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज आएगी उससे रिकंसिलिएशन होगी और उसके बाद अपना क्रेडिट अवेल कर सकते हो। बट ये सेक्शन 42, सेक्शन 43A और जीएसटीआर 2B ये कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। इनफैक्ट आज ये सेक्शन ही ओमिट हो चुके हैं। तो 1 जनवरी 2022 से पहले लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है जो मेरा आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ आईटीसी गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A एंड 2B। इनफैक्ट गवर्नमेंट की एक प्रेस रिलीज और काफी जजमेंट्स, फॉर एग्जांपल दिया एजेंसीज, प्रवीण भास्करन, ये हमारे कहती है कि आईटीसी रिस्ट्रिक्ट ही नहीं होना चाहिए हमारा जीएसटीआर 2A 2B के बेसिस पे। तो इसलिए 1 जनवरी 2022 से पहले मेरा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करता है आईटीसी। नाउ कमिंग टू पीरियड आफ्टर 1 जनवरी 2022, गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू एक अमेंडमेंट लाई, जिसके बाद अब मेरा आईटीसी जो है, जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, उतना ही मैं क्लेम कर सकता हूँ। प्लीज नोट, गवर्नमेंट जो लॉ बनाया है वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पर बनाया है, 2A के बेसिस पे नहीं। तो जो भी लोग आज मैचिंग कर रहे हैं जीएसटीआर 2A से, वो जीएसटीआर 2B से मैचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इस लॉ के बनाने के बाद भी हमारे पास कुछ लीगल ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक काफी लंबी लीगल बैटल होगी। अब बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर रूल 36(4) का क्या। रूल 36(4) के पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करता था 20%, 10%, 5% ऑफ आईटीसी गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A, उसके पीछे कोई एनेबलिंग प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में। तो इनफैक्ट हम प्ली ले सकते हैं कि जब कोई एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है 1 जनवरी 2022 से पहले तक का, तो उसके बेसिस पे मेरा कोई भी क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जीएसटीआर 2A 2B के बेसिस पे। 1 जनवरी 2022 के बाद जरूर हाँ एक प्रोविजन आ गया है जिसके बेसिस पे आपको चैलेंजेस और बढ़ गए। कमल जी, वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। या थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अभिषेक जी। हमें आप ये भी बताइए कि इसमें टाइम लिमिट क्या होता है फॉर क्लेमिंग आईटीसी आफ्टर रिसीविंग द इनवॉइस। देखिए, टाइम लिमिट जो मेरी है वो सेक्शन 16(4) गवर्न करता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक मैं जो अपना इनवॉइस पर जितना भी टैक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका जो आईटीसी है नेक्स्ट ईयर की सितंबर की जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है, उससे पहले मैंने जो भी जीएसटीआर 3B फाइल करी है, उस टाइम तक जो भी जीएसटीआर 3B फाइल करी है उसमें ले सकता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद मैं अब जो क्रेडिट ले सकता हूँ वो नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक मैंने जो भी जीएसटीआर 3B फाइल करी है उसमें ले सकता हूँ। बट गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा रिलीफ लाई है। अभी रिसेंटली जो बजट रिलीज हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट करा है, प्रपोज करा इंसर्ट करने के लिए, सेक्शन 16(5), जो कहता है कि अगर मेरा कोई भी क्रेडिट है 17-18 से लेके 2021 तक का, उसको मैं जो भी मैंने 3B फाइल करी है टिल 30 नवंबर 2021 तब तक मैं उसका क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ। तो काइंड ऑफ गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड कर दी है टाइम लिमिट को लेके आईटीसी की, और इससे काफी बेनिफिट हुआ क्योंकि इससे पहले बहुत सारे शो कॉज नोटिसेस में सेक्शन 16(4) के बेसिस पे डिमांड भी उठी थी, और इनफैक्ट वो अभी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। ओके सर, करेक्ट। आप अब हमें ये और बताइए सर कि मिसमैचेस अगर होते हैं तो व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर देम। देखिए, सबसे पहला जो मेरा रीजन होता है वो होता है कि मेरा कोई एक ऐसा आईटीसी जो पिछले पीरियड के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा हो और मैंने उसको पिछले पीरियड में अवेल ना किया हो, बीट एनी रीजन, चाहे मेरा उस टाइम गुड्स रिसीव ना हो, सर्विसेज रिसीव ना हुई हो, बुक्स में मैंने एंट्री नहीं करी हो, तो उस टाइम पे अगर मैंने कोई भी अपना आईटीसी अवेल नहीं किया और मैं इस पीरियड में अवेल करने जा रहा हूँ, अब इस पीरियड के जीएसटीआर 2B में तो आएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले पीरियड के जीएसटीआर 2B में आ चुका है, फिर वो मेरा मिसमैच दिखाएगा। तो इस वजह से जो भी मेरा पुराना आईटीसी है जो मैंने अवेल नहीं किया है, उसकी एक लिस्ट या डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे मेरे को आगे रिकंसिलिएशन में बहुत हेल्पफुल रहे। सेकेंडली, क्या होता है, कुछ वेंडर्स है मेरे, वो क्लेरिकल मिस्टेक कर दे, हो सकता है आपका जीएसटीएन गलत डाल दे अपने जीएसटी फाइल करते हुए, हो सकता है आपका इनवॉइस नंबर गलत दिखा दे, आपकी बुक्स में या 3B में कुछ और इनवॉइस नंबर, बुक्स में कोई और इनवॉइस नंबर है, उन्होंने कुछ और पुटअप कर दिया,
हो सकता है अमाउंट का मिसमैच हो या आपकी सप्लाई ही B2C दिखा दी। तो उस केस में बेसिकली मेरे को अपने वेंडर से फॉलो अप करना है कि क्या रीजन हो सकता है मिसमैच का, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे को एक एक्शन लेना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 17, 18, 18, 19 में जैसे मैंने बोला प्रोविजन ही नहीं था GSTR 2A का, तो लोगों को बहुत इश्यूज आए, बहुत नोटिस आए, और गवर्नमेंट ने एक रिलीफ प्रोवाइड किया ये कहते हुए, एक सर्कुलर 183 निकालते हुए, कि अगर कोई भी आपका मिसमैच इन 4 रीजंस की वजह से है, आपका सामने वाले सप्लायर ने 1 फाइल नहीं करी बट 3 भी फाइल कर दी है, आपकी सप्लाई उसने 1 में रिपोर्ट नहीं करी बट 3 भी में रिपोर्ट कर दी है, आपका GSTN गलत मेंशन कर दिया उसने GSTR 1 फाइल करते हुए, या फिर आपकी सप्लाई को एज B2C सप्लाई रिपोर्ट कर दिया है, तो उस केस में आप अपने सप्लायर से या तो अंडरटेकिंग ले लीजिए, या एक 5 लाख के ऊपर का अगर ITC है तो CA सर्टिफिकेट ले लीजिए, और फिर हम आपका कोई भी GSTR 2 और 3B के बेसिस पे मिसमैच जो है उसके बेसिस पे कोई भी डिमांड नहीं निकालेंगे। अब लोगों को एक और इशू आया कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 तो ठीक है, 19, 20 का क्या? तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर निकाला 193, जो जब तक मेरा रूल 36(4) नहीं आया था, दैट इज 10 अक्टूबर 2019 से पहले का जो पीरियड है, तब तक वो कहता है आप इस सर्कुलर का बेनिफिट ले लो। उसके बाद वो कहता है जितना भी आपने एक्सेस में लिया है उतने तक ही हम आपको सर्कुलर का बेनिफिट देंगे। चलिए ठीक है सर। अब हमें आप ये बताइए कि जो हमारे बिजनेसमैन है, मान लीजिए कि जो हमारा आईटीसी है जीएसटीआर 3B के अंदर वो मैच ही नहीं कर रहा जीएसटीआर 2A या 2B से, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास कुछ लीगल ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं, हमारा मिसमैच के बेसिस पे कोई भी नोटिस आता है तो। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ ग्राउंड्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक हमारा ग्राउंड है कि ये जितना भी सेक्शन 16(2)(c है, इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो मेरा सेक्शन 16(2)(c है वो डिस्टिंग्विश ही नहीं करता है बिटवीन अ बोनाफाइड एसएससी एंड अ नॉन बोनाफाइड एसएससी, दैट इज कोई भी आपका गिल्टी या इनोसेंट रेसिपिएंट। सेकेंडली, अगर मैं कोई भी सपोज फॉलो अप तो नहीं कर सकता बिजनेसमैन अपने वेंडर से, एक वेंडर से कि आपने मेरा टैक्स पे करा या नहीं करा, तो ये एक तरीके से मेरा बिजनेस भी हैम्पर करता है। तो इस वजह से इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19(1)(g), और उस बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं अपने मिसमैच के नोटिस को। सेकेंड ग्राउंड होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, जो कहता है अ लॉ कैन नॉट कंपेल अ मैन टू डू समथिंग व्हिच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। तो मेरे लिए अगेन जैसे मैंने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है मैं हर एक वेंडर से अपना फॉलो अप करता रहूं कि आपने मेरा टैक्स पे करा या नहीं करा, तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी के बेसिस पे भी चैलेंज कर सकते हैं नोटिस को। थर्डली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक पूरा एक ऑनलाइन मैकेनिज्म था GSTR 2 GSTR 1 मैचिंग का, जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ आज तक। तो जब तक वो ऑनलाइन मैकेनिज्म ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आप मेरा क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। फोर्थ मेरा हो गया कि अब जो मैंने तो टैक्स पे कर दिया अपने सप्लायर को, सप्लायर ने आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, तो ये गलती तो सप्लायर की है। आप उसके लिए जो नोटिस इशू निकाल रहे हो, रिकवरी जो कर रहे हो, वो सप्लायर से करो ना, मेरे से क्यों 2 बार आप टैक्स मांग रहे हो? तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे हम लड़ सकते हैं हमारे नोटिस जो भी आते हैं मिसमैच के 2A और 3B के। चलिए सर, गॉट योर आंसर। अब आप हमें लास्ट में इस टॉपिक में ये बता दीजिए कि हम कैसे इंश्योर करें कि जो हमारा रिकॉन्सिलेशन वो एक्यूरेट रहे बिटवीन 3B एंड 2A एंड 2B, ताकि इस तरह की दिक्कतें ही ना आए। देखिए कमल जी, ये तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर आप गाइड कर पाओगे कि बिजी में हम कैसे रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। बट एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हम जरूर, अगर मेरा कोई मिसमैच आता है तो उसको इनवॉइस वाइज चेक करें, जैसे मैंने कहा वेंडर से फॉलो अप करें। प्रायर पीरियड में मेरा कोई क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको हम जरूर एक बार देखें कि कोई प्रायर पीरियड का ITC नहीं है। ये कुछ हम स्टेप्स उठाए जिससे हम अपनी रिकंसिलिएशन को और बेटर कर सकते हैं। बाकी आई गेस करण अब ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे कि कैसे हम बिजी के थ्रू रिकंसिलिएशन कर सकते हैं बिटवीन 2A 2B एंड GSTR 3। ठीक है सर। सो जैसा कि सर ने बताया कि हमें क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड लीगलिटीज को बताया। अब हम लोग देखते हैं कि बिजी कैसे आपको रिकंसिलेशन करने में हेल्प करता है, चाहे 2A का हो चाहे 2B का हो। तो बिजी में क्या है, आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल, ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑटो रिकंसिलेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। वो सारी चीजें हम लोग बिजी की स्क्रीन पर डायरेक्ट लाइव देखते हैं। मैं कंपनी ओपन कर लेता हूँ। तो बिजी के अंदर क्या है कि हमारे पास ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। हमें कोई पोर्टल पे नहीं जाना JSON फाइल डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये हर मंथ के एंड का प्रोसेस है। जब हमें रिटर्न 3B फाइल करना है, 3B फाइल करने से पहले हमें ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है एज पर द रूल और एज पर द लीगलिटीज। और हमें प्रॉपर ITC क्लेम करना है, तो ये सारी चीजें हमें फॉलो
फॉलो करना पड़ेगा। तो बिजी के अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप सिंपल बिजी के अंदर जीएसटीआर जेएसएन डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। कोई पोर्टल पे नहीं जाना, कोई जेएसएन फाइल पोर्टल से आपको डाउनलोड नहीं करना, सिंपल आप बिजी में ही रहकर आपको टू ए डाउनलोड करना है। आप सिंपल यहाँ पे डाउनलोड बटन से अवेलेबल है, आप सिंपल इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको 2B डाउनलोड करना है, आप यहाँ से 2B डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 3B डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से 3B भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्वार्टरली फाइलर है, मंथली फाइलर है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जेएसएन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जेएसएन फाइल डाउनलोड करने के बाद बिजी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है रिकंसाइल जीएसटीआर जेएसएन डेटा का, जहां से आप अपनी जीएसटीआर 2B के बेसिस पर या 2A के बेसिस पर अपने बुक्स की एंट्रीज को रिकंसाइल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं 2B ओपन करता हूँ, तो एक मंथ का ओपन कर लेते हैं, जुलाई, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपके बुक्स के अंदर कौन सा डेटा है, पोर्टल से क्या डेटा आ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप एक ही स्क्रीन पे प्रॉपरली रिकंसाइल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इस इनवॉइस को देखें तो ये बिजी के अंदर तो 2 इनवॉइस हमारे पास हैं, लेकिन 2B के अंदर ये फॉल नहीं कर रहा। तो आप इनसे बात कर सकते हो, फॉलो अप्स वगैरह ले सकते हो, क्योंकि जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आप इसका क्लेम नहीं कर पाएंगे एज पर द रूल। बाकी इनवॉइसेस की बात करें तो वो सारे मैच कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी अगर मिसमैच होगा तो सिंपल आप रेड कलर से शो होगा और इसको देख पाएंगे। अब अगर हम लोग इस इनवॉइस की बात करें तो यहाँ पे बिजी में भी 4 इनवॉइस है और 2B में भी 4 इनवॉइस है। तो मिसमैच कहाँ पर है, तो मिसमैच अमाउंट के अंदर है। अब 4 इनवॉइस है, किस इनवॉइस के अंदर मिसमैच है उसको चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कंपैरेटिव देख सकते हो, मिसमैच देखना है सिर्फ मिसमैच देख सकते हो। अब हम लोग कंपैरेटिव ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको वो सारे इनवॉइसेस शो हो जाएंगे। अब पर्टिकुलर इस इनवॉइस के अंदर हमारे कुछ मिसमैचेस हैं, हम लोग इसको ओपन करके इसको ठीक भी कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस के बेसिस पर। आप फिजिकल इनवॉइस को देख सकते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट का मिसमैच था तो सो मैंने इसको ठीक कर लिया। सो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चारों इनवॉइस मैच हो गए। ये रिकंसिलेशन करने के बाद आपने यहाँ से प्रॉपरली रिकंसाइल कर लिया डिटेल्स को। अब आपको आईटीसी की टैगिंग करना होगा। जैसा कि हमारा यहाँ पे टॉपिक ही यही है कि हम लोग कैसे करेक्ट आईटीसी को क्लेम करें और अपने 3B के साथ उसको मैच करके चलें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो या हमारे आईटीसी का लॉस भी ना हो। तो अपने पास ऑप्शन होता है बिजी के अंदर मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2B। यहाँ पे भी हम लोग पार्टी वाइज ओपन करते हैं, एक मंथ का डेटा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है एज पर जीएसटीआर 2B। ये सेलेक्ट करने से जो हमारी एक पार्टी थी वहां पर ऑटो एजेंसी, वो यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको अभी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2B के अंदर फॉल नहीं कर रही है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे पूरी रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपका आईटीसी का स्टेटस यहाँ पर शो होगा और लास्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये भी शो होगा कि ये आईटीसी एलिजिबल हो, आप मतलब ये अवेलेबल है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। कोई अलग से आपको इसके लिए एक्सेल भी मेंटेन नहीं करना कि आपने इस वाली पर्टिकुलर इनवॉइस का आईटीसी ले लिया, इस वाली इनवॉइस का अभी पेंडिंग है। आप सिंपल यहाँ पे ही F4 प्रेस करके यहाँ पे आप स्टेटस बता सकते हो कि मैं इस आईटीसी को अवेल कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ। कब क्लेम कर रहा हूँ, जुलाई के रिटर्न में कर रहा हूँ और ये 2B के अंदर भी जुलाई में फाउंड हो चुका है। अब यहाँ पे मल्टीपल इनवॉइसेस हैं, आपको 1 बाय 1 सारे इनवॉइसेस को करने की नीड नहीं है। यहाँ पे बल्क में ऑप्शन अवेलेबल है, आप सारे इनवॉइसेस को सेलेक्ट कर लीजिए और F4 प्रेस करके क्लेम। तो ये करने से क्या होगा, अब आपको ये पता लग गया कि अब आप जब पूरी साल की रिपोर्ट खोलोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि कितने ऐसे इनवॉइसेस हैं जिसका अभी तक मैंने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया, वो आपके आईटीसी स्टेटस में पेंडिंग शो होगा। ये प्रैक्टिस हर मंथ के एंड में करने के बाद जब आप अपनी 3B रेडी करेंगे तो आप जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, जीएसटी रिटर्न्स में, और जब 3B आप ओपन करेंगे सेम पीरियड की, तो फिर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, पिक रेलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। जब आप इस ऑप्शन को यस करके ओपन करेंगे तो वही आईटीसी सिर्फ इसके अंदर आएंगे जिसको आप एक्चुअल में अवेल कर सकते हैं। अभी वो पर्टिकुलर एक पार्टी का जो ऑटो एजेंसी वाली पार्टी थी जिसका अभी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, वो अभी पेंडिंग होगा। पार्टी नेक्स्ट मंथ में रिटर्न फाइल करती है, नेक्स्ट मंथ में शो करती है, तो फिर आप उसको नेक्स्ट मंथ में अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिजी के अंदर रिकंसिलेशन को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस में बिजी के अंदर दिया हुआ है फीचर, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑटो डाउनलोड का फीचर है, ऑटो रिकंसिलेशन है, आपको मैच करने के बाद आप बिजी में ही टैगिंग भी कर सकते हैं इनवॉइसेस की। कुछ अलग से आपको कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करना। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि एग्जांपल के लिए अब ऑटो एजेंसी की पार्टी थी मेरी, जुलाई मंथ का ही मेरा इनवॉइस था, लेकिन पोर्टल पे नहीं था, वो पोर्टल पे अभी मिला नहीं मेरे को, तो वो लोग वहां से हटा देते हैं और वो लोग उसी मंथ में बिजी के अंदर एंटर करते हैं या सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं जिस मंथ में पोर्टल पे शो होता है। बट वो कहीं ना कहीं
प्रैक्टिस गलत है, क्योंकि हमारा स्टॉक तो आ जाना चाहिए, एक्चुअल में हमने परचेज तो कर लिया, अब आईटीसी के लिए हम उसको उसी मंथ में ऐड करें, तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस गलत है। लेकिन आईटीसी की टैगिंग की जो हमारे पास बीजी के अंदर फैसिलिटी है, उसको यूज करके हम लोग प्रॉपरली आईटीसी को क्लेम कैसे करना है, कितना क्लेम करना है, कितना पेंडिंग छोड़ना है, वो सब कुछ आप मेंटेन इसमें कर सकते हैं। सो ये था बीजी के अंदर कैसे आप लोग रिकंसिलेशन करेंगे 2A 2B के साथ 3B, ये सब कुछ का रिकंसिलेशन आप बीजी में इजीली कर सकते आई हैं। थिंक करण वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड जो आपने फीचर्स बताए, एक तो ऑटो डाउनलोड बीजी में हो जाता है, इट्स ए टाइम सेवर फॉर आवर यूजर्स। और आईटीसी टैगिंग अगर यूज़ करेगा कोई भी हमारे जो कस्टमर है तो कभी मिसमैच होने के चांस उसको होंगे नहीं। ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड गॉट योर आंसर। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कैंसल डीलर से रिलेटेड कि आईटीसी अवेल्ड और इनवॉइसेस इशूड बाय द कैंसल डीलर्स। अगेन जो है आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन टू आवर सीए अभिषेक, और बेस्ड ऑन दैट वो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो अभिषेक जी, इस टॉपिक को अगर हम अब लेके चलते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे कस्टमर्स का है, दैट इज व्हाट हैपेंस टू आईटीसी अवेल्ड और इनवॉइसेस फ्रॉम डीलर हुज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स है या कोई गाइडलाइंस है? आप प्लीज गाइड कीजिए इसमें। देखिए, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर हमने कोई भी आईटीसी अवेल किया है उन इनवॉइसेस पर जो कैंसल डीलर्स ने इशू करे हैं, तो उस पे डिस्प्यूट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब इसके भी काफी सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है सप्लायर का, वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी हो सकता है, करंट डेट से भी हो सकता है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट सुओ मोटो कैंसिल कर दे, हो सकता है कि जो टैक्स पेयर है या आपका सप्लायर है उसने खुद से ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया हो। अब अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की बात करें, तो जहां पे भी आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हुआ होता है, वहां डिपार्टमेंट एज्यूम करता है कि आपका जो सप्लायर है वो बोगस सप्लायर है, नॉन एग्जिस्टेंट है, और उसने सिर्फ आपको आईटीसी पास ऑन किया है, दैट इज इनवॉइस इशू किया है, बट एक्चुअली में गुड्स या सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड नहीं हुई है। तो मेरा सेक्शन 16 बड़े स्पेसिफिकली कहता है कि इन ऑर्डर टू अवेल आईटीसी द रेसिपिएंट शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। तो इस केस में जब हमारे को गुड्स और सर्विसेज ही नहीं मिली एज पर द डिपार्टमेंट, तो उनके हिसाब से हमारे को कोई भी आईटीसी बनता नहीं है और हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर हमारा आईटीसी जेन्युइन है और इवन दो उसका रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो गया है, हमारा अगर आईटीसी जेन्युइन है और हमारी सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस मीट होती है, तो हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। अब बात रही आईटीसी उन डीलर्स का जिनका कैंसिलेशन करंट डेट से हुआ है। उस केस में आप जरूर अपने डीलर्स से फॉलो अप करिए, उनसे पूछिए कि उनका रीजन फॉर कैंसिलेशन क्या है, और हो सकता है उसी के बेसिस पे आपको आगे मैटर लिटिगेट ना करना पड़े फर्दर, आपकी डिमांड फर्स्ट लेवल पे ही खत्म हो जाए। अब हैविंग सेड दैट, मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी केस हो हमारा, अगर आईटीसी जेन्युइन है और मैंने सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस मीट करी है, तो मैं अब उस कैंसल्ड डीलर के इनवॉइस के अगेंस्ट भी आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। बट एक चीज जरूर ध्यान रखिए, सपोज मेरा कोई वेंडर है जो 100% फेक काम करता है, उस केस में ये रिलीफ लेना कि उसने मेरे लिए जेन्युइन काम किया होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो उस केस में हमें जरूर दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज हमें, अगर हमारा आईटीसी जेन्युइन है और सेक्शन 16 की सारी कंडीशन मीट होती है, तो हम ले सकते हैं। सर वेरी वेल आंसर्ड। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कैन वी क्लेम आईटीसी फ्रॉम ए सप्लायर हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड बट वी हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट टू देम। पेमेंट कर दी है, तो इस केस में क्या करें? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, अगर मेरा जेन्युइन सप्लाई हुई है, मैंने जेन्युइनली गुड्स रिसीव करे हैं या सर्विसेज रिसीव करी है, और मेरी सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस मीट होती है, तो हम उसका आईटीसी जरूर ले सकते हैं। इन केस डिपार्टमेंट डिस्प्यूट भी डालता है, तो उसको हम आगे लिटिगेट भी कर सकते हैं। कमल जी, वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, एनी केस लॉज व्हिच माइट हेल्प द पर्सन डिफेंड दिस केस वेयर आईटीसी अवेल्ड इज जेन्युइन। अब एक्चुअली जो कैंसल डीलर्स के रिस्पेक्ट में मेरा आईटीसी की डिमांड इशू होती है, उसके लिए काफी केस लॉज आ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, कुछ केस लॉज मेंशन भी करे हमने यहाँ पे, LGW इंडस्ट्रीज, उसमें कैलकाटा हाई कोर्ट ने मैटर जो था रिमांड बैक कर दिया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, और उसको डायरेक्ट किया था कि आप देखिए वेदर द ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन और नॉट, क्या पेमेंट हुई है उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, क्या रेसिपिएंट ने प्रॉपर स्टेप्स उठाए हैं टू चेक वेदर द सप्लायर was genuine or not,
और क्या जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो कैंसलेशन डेट से पहले हुई है या बाद में हुई है जब उसका कैंसलेशन हुआ है। ये सारी चीजें आप चेक करिए और उसके बाद आप डिटरमाइन करिए कि क्या आईटीसी मेरा जेन्युइन है या नहीं है। सेकेंडली, कार्गो ट्रेडर्स के केस में भी हाई हाई कोर्ट ने कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन शेल नॉट इम्पैक्ट हमारा आईटीसी क्लेम। इनफैक्ट संचिता कुंडू के केस में भी कहा था कि अगर मेरा सप्लाई जेन्युइन है तो मेरा आईटीसी डिनाई नहीं हो सकता। तो हम इन कुछ केस लॉस का सपोर्ट ले सकते हैं जहां पे भी हमारा क्रेडिट जेन्युइन है और अगर डिपार्टमेंट डिमांड इशू कर रहा है बेस्ड ऑन कैंसल डील। ये नोटेड सर। आई थिंक ये जो कुछ आपने केस बताए, दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स। लास्ट में सर इस टॉपिक में हम ये जानना चाहेंगे आपसे, व्हाट कैन बी डन टू मिनिमाइज डिस्प्यूट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर हम कोई भी नई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो उस केस में हम अपने जो हमारा सप्लायर है उसका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें और देखें कि क्या वो कैंसल्ड तो नहीं है। इन केस वो कैंसल्ड है उसके बाद भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उधर हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंडली, हम अपने पास जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मेंटेन करके रखें, चाहे वो हमारा पीओ हो, चाहे वो हमारा इनवॉइस हो, ई वे बिल हो, बिल टी हो, हमारी बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें हमारी पेमेंट रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास जरूर मेंटेन करके रखें, जिससे कि कल को अगर हमें प्रूव करना पड़े कि हमने जेन्युइनली सप्लाई प्रोक्योर की है तो वो हम प्रूव करें इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस। इसके अलावा हम रेगुलर चेकअप करते रहे, अपने पोर्टल पे चेक करते रहे कि क्या किसी वेंडर का रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैंसिल तो नहीं हुआ। इन कैंसिल हो गया है तो उससे रीजन पूछे, डॉक्यूमेंट्स और उसके निकाल के एटलीस्ट हम एक अलग जगह सेपरेट जगह मेंटेन कर ले कि कल को कोई भी डिमांड आएगी तो हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी हो। तो ये सारे स्टेप्स हम जरूर उठाएं। अब नाउ आई नो कि इंडिविजुअली चेक करना पॉसिबल नहीं है कि बार बार आप इंडिविजुअली जाके हर एक का जीएसटी नंबर चेक करो। तो आई गेस करण आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं कि बिजी में कैसे बल्क में लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा बताया सर। एक नई चीज पता चली कि कैंसिल डीलर के भी जितने भी जीएसटी आईटीसी होंगे हमें रिवर्स करना पड़ेगा प्रोविजंस के बेसिस पर। सो बिजी इसमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है आप लोगों को कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो पार्टी है जिससे हम लोग डील करने वाले हैं उसका स्टेटस क्या है, जीएसटी का एक्टिव है, कैंसिल हो गया है, कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिजी में लाइव इस टॉपिक को कि कैसे हम लोग बिजी के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो बिजी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वन बाय वन सभी पार्टीज का जीएसटीआईएन वैलिडेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपकी ये पार्टी है, आपको जीएसटी नंबर वैलिडेट करना, आप सिंपल इस पर क्लिक करके वैलिडेट कर सकते हैं जिससे आपको स्टेटस भी पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, हमें हर मंथ में एक बार या क्वार्टरली या एक टाइम पीरियड पे हमें ये चीजों को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसी पार्टीज हैं हमारी जिसका स्टेटस क्या है, मतलब कैंसिल तो नहीं हो गया। तो ये वन बाय वन कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो बिजी इसमें आपकी हेल्प करेगा। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है बिजी के अंदर, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर वैलिडेट जीएसटीआईएन ऑनलाइन। ये एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें आप ये पता कर सकते हो मल्टीपल मतलब बल्क में आप अपने सारी पार्टीज के जीएसटीआईएन को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपनी सारी पार्टीज का डेटा लोड कर लेंगे एंड देन आफ्टर आप सेलेक्ट ऑल करके वैलिडेट ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारी पार्टीज का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको बल्क में पता चल जाएगा कि किस पार्टी का स्टेटस एक्टिव है और किस पार्टी का स्टेटस कैंसिल था। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टेटस पे सॉर्टिंग किया तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि कुछ पार्टी मेरी ऐसी है जिसका स्टेटस कैंसिल है। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब कैंसिल हुआ। तो अब एग्जांपल के लिए आप सिंपल किसी भी पार्टी पे एंटर कर लीजिए और वापस से आप उसी जगह पे आ जाएंगे अकाउंट मास्टर वाली पेज पे, और यहाँ से अगर आप वैलिडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे कैंसिलेशन डेट भी मिल जाएगी। तो अभी इसी के बेसिस पर आप इसका रीजन वगैरह फाइंड आउट करिए पोर्टल पे, और फिर इसके बेसिस पे अगर वो एक्चुअल में आपको आईटीसी रिवर्स करना है तो आप रिवर्स कर सकते हैं, या जो भी लीगैलिटी सर ने बताई उसके बेसिस पर आप इसको फॉलो करेंगे। तो बिजी आपको एक बल्क में यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कैंसिल्ड डीलर्स की एक लिस्ट निकाल सकते हैं, उसकी डेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पर जो भी आपको नेक्स्ट जो उसका फर्दर एक्शंस लेना है, आपको आईटीसी रिवर्स करना है, आपको क्लेम करना है, आपको लिटिगेशन वगैरह जो भी है, फिर उसके बेसिस पे आप उसको फर्दर एक्शन ले सकते हैं। तो ये था बिजी के अंदर कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैंसिल डीलर्स मेरे कितने हैं।
ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मंथ के बेसिस पे कर लीजिए, चाहे तो आप क्वार्टरली बेसिस पे कर लीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। या आप चाहें तो जब आप बिजी में फर्स्ट टाइम किसी पार्टी से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप जीएसटी नंबर के बेसिस पर ही आप पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करेंगे, अगर वो पार्टी का स्टेटस कैंसिल होगा तो उसका कैंसिलेशन डेट भी यहाँ पर शो हो जाएगा, तो वहां से भी आपको पकड़ में आ जाएगा। और आपने वो उन्होंने बाद में डीलर ने कैंसिल कर दिया अपना स्टेटस, या किसी कारण से वो स्टेटस कैंसिल हो गया, तो वो बाद में भी आप बिजी के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये इस करण आई थिंक कैंसिल डीलर का केस काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझा, जो लीगल एंगल था, रूल्स रेगुलेशन थे, अभिषेक जी ने बताया। एंड बीजी इसमें कैसे हेल्प करता है, देखिए बल्क में अपडेट हम कर सकते हैं, जो आपने शो किया, चेक कर सकते हैं बल्क में कि हमारी जो पार्टीज है कैंसिल तो नहीं है, और कैंसिलेशन की डेट भी हम लोग देख सकते हैं। और वेरी गुड थिंग इज कि जब हम किसी से डील करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, बाय करेंगे, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कहीं हम ऑलरेडी कैंसिल तो नहीं है, तो पहले या बाद में हम इस प्रैक्टिस को अपना सकते हैं। और बीजी इज रियली हेल्पिंग आवर कस्टमर्स ए लॉट इन दिस रिस्पेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पेमेंट नॉट डन विद इन 180 डेज। अगेन देयर आर टू एंगल्स, लीगल एंगल क्या कहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं, और बीजी कैसे इसमें आपको हेल्प करता है। अभिषेक जी अगेन आप हमारे जो अटेंडीज हैं उनको हेल्प कीजिए इनके रूल्स रेगुलेशन लीगल इशू समझने में। जो पहला हमारा जो क्वेश्चन हमारे को यूजर ने भेजा है कि व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग नॉन पेमेंट टू वेंडर्स टाइमली। देखिए, हमारा सेक्शन 16(4) एंड रूल 37 प्रोवाइड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू आईटीसी रिवर्सल और नॉन पेमेंट टू वेंडर्स विद इन 180। तो मेरा सेकंड प्रोवाइजो जो है सेक्शन 16(2) का, वो ये कहता है कि जहां भी मैंने अपने वेंडर को 180 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, अगर उसके 180 डेज के अंदर अंदर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं अपने वेंडर को, तो उस केस में मेरे को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरा रूल 37 है, वो बताता है कि कैसे कैसे मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है। अब इसमें भी हम दो सिनेरियो लेके चल सकते हैं। मेरी कुछ सप्लाई होती है जो कि मैंने विद कंसिडरेशन करी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नॉर्मल सप्लाईज है, और उस केस में मेरा 180 डेज वाला रूल एप्लीकेबल है या प्रोविजन एप्लीकेबल है। वो हमारी कुछ सप्लाईज है जो हम इवन दो विदाउट कंसिडरेशन करते हैं, बट क्योंकि वो शेड्यूल 1 में लिस्टेड है तो तब भी उनको सप्लाई कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन। तो मेरा रूल 37 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि जो भी मेरी ऐसी सप्लाईज है जो मैंने विदाउट कंसिडरेशन करी और तब भी उनको सप्लाई कंसीडर किया गया है, उस केस में मानना है कि आपने अपने सामने वाले को डीम्ड पेमेंट कर दी है, और फिर क्योंकि हमने डीम्ड पेमेंट कर दी है तो 180 डेज में कोई रिवर्सल की बात आएगी ही नहीं। तो जहां पे भी मेरी सप्लाई शेड्यूल 1 में फॉल करती है, वहां 180 डेज वाला प्रोविजन एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि डीम पेमेंट मानी जाती है। अदरवाइज मेरे को 180 डेज के अंदर अंदर अगर मैंने पेमेंट नहीं करी फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, तो मेरे को रिवर्सल करना पड़ता है। अब हम इसमें एक और चीज डिस्कस करते हैं कि सपोज मैंने किसी अपने वेंडर को पार्ट पेमेंट कर दी, तो उस केस में क्या होगा। मेरे रूल में स्पेसिफिकली अमेंडमेंट आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, जो ये कहती है कि अगर आपने पार्ट पेमेंट करी है तो आपको जो अपना आईटीसी रिवर्स करना है वो प्रोपोर्शनेटली ही करना है। प्लीज नोट, ये जो अमेंडमेंट आई है ये 1 अक्टूबर 2022 में आई है, तो उससे पहले ऐसा कोई मेरा रूल नहीं था। और उससे पहले डिपार्टमेंट जरूर डिस्प्यूट करता है कि आपने अगर चाहे पार्ट पेमेंट ही क्यों ना करी हो, आपको पूरा आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। इन केस डिपार्टमेंट डिस्प्यूट करेगा तो उसको आगे लिटिगेट करना पड़ेगा। अब जहां तक रही इंटरेस्ट की बात, तो इंटरेस्ट मेरा आसपास सेक्शन 50 लगेगा, और जो भी आईटीसी मैंने यूटिलाइज किया है उतने पे ही मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये मेरा बेसिकली लॉ और रूल्स, जीएसटी एक्ट रूल्स बताते हैं 180 डेज रिवर्सल के बारे में। ठीक है सर, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैन वी रिक्लेम द रिवर्स आईटीसी वंस द पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर। हाँ जी, तो बेसिकली मेरा स्पेसिफिकली रूल 37(2) है, जो ये बोलता है कि अगर मैंने सब्सिक्वेंटली पेमेंट कर दी अपने सप्लायर को 180 डेज के बाद, तो उस केस में मैं अपना आईटीसी रिक्लेम करता हूँ। उसके अलावा रूल 37(3) मेरे को ये बताता है कि मेरे आईटीसी रिक्लेम करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो मैंने जब भी पेमेंट करी मैं उस आईटीसी को रिक्लेम कर सकता हूँ। चलिए सर, गॉट योर आंसर। आगे चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ डज द डिपार्टमेंट कैलकुलेट डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेंडर्स। देखिए, इस केस में जितना मैंने नोटिस किया है, डिपार्टमेंट क्या है, सबसे पहले अगर ऑडिट वाले आपके पास आते हैं तो वो आपसे क्रेडिटर्स एजिंग मांगते हैं।
इन केस आप उनको क्रेडिटर्स एजेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बेसिस पे वो डिमांड निकालते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं, आपसे सारे क्रेडिटर्स के लेजर ले लेंगे। उनके पास भी एक सॉफ्टवेयर है, वो देखते हैं कि आपकी जब एंट्री हुई है बुक्स में, उसके 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हुई है नहीं हुई। इन केस 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई तो वो सॉफ्टवेयर पूरा डिमांड कैलकुलेट कर देता है और उस बेसिस पे आप पे डिमांड निकाल देते हैं। इन केस लेजर भी नहीं प्रोवाइड करते, आपका कभी कभार स्क्रूटनी का भी नोटिस आ जाता है डायरेक्टली, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी बैलेंस शीट में जो भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स खड़े हैं उन सबके ऊपर डिमांड रेज कर देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है आपने उसी महीने में उनसे सप्लाई ली हो और तब भी वो आउटस्टैंडिंग खड़े हो, और 180 डेज का तो सवाल ही नहीं आता, इनफैक्ट 30 डेज ही अभी क्रॉस हुए हैं। बट स्टिल अगर उनके पास डेटा नहीं है तो जितने भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स खड़े हैं वो उस बेसिस पे आप पे डिमांड इशू करते हैं और उसको हमें लिटिगेट करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ हमारे हम अदर इनकम में शो करते हैं सनड्राई बैलेंसेस रिटर्न, उसमें हमारे कुछ क्रेडिटर्स भी होते हैं। तो वो उधर ये देखते हैं कि जो जो हमारे क्रेडिटर्स आ रहे हैं सनड्राई, कभी कभार तो क्रेडिटर्स देखते हैं, कभी कभार बिना देखे ही सारे अमाउंट पे डिमांड इशू कर देते हैं। अदरवाइज कभी कभार वो देख के कौन कौन से इसमें क्रेडिटर्स है उनके ऊपर वो डिमांड इशू कर देते हैं कि इनको आपने पेमेंट नहीं करी है विद इन 180 डेज। ओके सर, गॉट इट। नाउ इन द लास्ट इन दिस टॉपिक, जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ टू टैकल द डिस्प्यूट क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट इन सच केसेस। देखिए सबसे पहले तो बहुत जगह जो मैंने देखा था स्टार्टिंग में, अब तो काफी जगह मेंटेन हो भी रहा है, बट जब मैं स्टार्टिंग में जीएसटी कर रहा था तब मैंने बहुत जगह नोटिस किया था कि लोग ट्रैकिंग ही नहीं कर रहे अपनी पेमेंट की। तो एक जरूर अपनी इनवॉइस डेट से ट्रैकिंग मेंटेन करिए कि आपने इन इनवॉइस की कब कब पेमेंट कर दी है। सेकेंडली कुछ केसेस में क्या होता है, बल्क पेमेंट कर देते हो बहुत सारे इनवॉइस की, बैंक में बल्क पेमेंट कर देते हो और कि ये पार्टी के अगेंस्ट हमारी सेट ऑफ हो जाए, तो उसके पीछे भी आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करें जो रिफ्लेक्ट करे आपने जो बल्क पेमेंट करी है वो इस इनवॉइस के अगेंस्ट करी हुई है, जिससे कि आप उस पेमेंट को उस डिमांड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सके। उसके अलावा कभी कभार हम कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं, बुक एंट्री के थ्रू दिखाते हैं हमने पेमेंट कर दी, तो वो भी हमारे कुछ केस लॉज आ चुके हैं जो कहते हैं कि वो भी वैलिड है और मानेंगे कि आपने पेमेंट कर दी है अगर आपने बुक में एंट्री कर दी है या कॉन्ट्रा एंट्री कर दी है। तो ये कुछ चीजें जिससे हम डिस्प्यूट को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव आई थिंक कवर्ड ऑल द क्वेश्चन। नाउ करण, बिजी कैसे इसमें हेल्प कर सकता है? हमारे जो यूजर्स है, जो हमारे कस्टमर है इस पर्टिकुलर केस में, ये आप एक बार गाइड कीजिए। अच्छा बताया सर ने कि 180 डेज के बाद अगर हम पेमेंट करते हैं या 180 डेज के अंदर अगर हम पेमेंट नहीं करते तो हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो बिजी इसमें क्या करता है, बिजी आपको एक सेपरेट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके अंदर, जिसका नाम है बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल। उसमें वही सारे इनवॉइसेस जाते हैं जो कि आपके 180 डेज क्रॉस कर चुके हैं। इसके लिए आपको मैंडेटरी होगा कि बीसी के अंदर आप बिल बाय बिल का फीचर मेंटेन करें। जैसा कि सर ने बताया, आपने बल्क में पेमेंट कर दी बैंक में, तो आपको अपने पास ये मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपने वो जो पेमेंट करी वो किस किस बिल के अगेंस्ट में करी। वो तभी पॉसिबल है जब हम बिल बाय बिल मेंटेन करें। अगर हम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हैं तो बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, तो जब हम पेमेंट एंटर करेंगे तो वहां पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट करी। अब इस रिपोर्ट को हम लोग बिजी के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे वो रिपोर्ट है और कैसे ये काम करती है। और फिर अगर हमें आईटीसी रिवर्स करना है, जैसा कि सर ने कहा कि हमें 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये फाइंड आउट, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं बिजी के अंदर। तो बिजी के अंदर एक सेपरेट रिपोर्ट है। हमने एक सैंपल कंपनी क्रिएट करी हुई है जिसमें कुछ 2-3 एंट्रीज ही पोस्ट करी हुई है। तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी अदर रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल। इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे, इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको एक पार्टी की आईटीसी चेक करनी है, ग्रुप ऑफ पार्टीज का देखना है, ऑल पार्टीज देखना है, या कुछ सिलेक्टेड पार्टीज का देखना है। तो यहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं ऑल पार्टीज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग पूरी डेट ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड तक की, 180 डेज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो 180 डेज का ही कंसिडरेशन है। तो हम लोग यहाँ पे 180 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक सैंपल के लिए 2 ही पार्टी ली हुई है। फर्स्ट पार्टी हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि 70,800 का टोटल अमाउंट है, जिसमें पेंडिंग अमाउंट भी इतना ही है। तो अब अगर हमें इसको रिवर्स करना है, अब इसको हम लोग अगर ऑन एंटर करें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरे साल की रिपोर्ट खोली हुई है। ये 1/4 का इनवॉइस था, अभी तक हमने इसको पेमेंट नहीं करी, तो हमें इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो 364 डेज हो गए, यानी 180 दिन से ज्यादा हो गए। तो अगर हमें इसकी आईटीसी को रिवर्स करना है, एग्जांपल के लिए 10,800 इसका आईटीसी आ रहा है, इसको हमें रिवर्स करना है, तो इसके लिए आईटीसी रिवर्सल की एक एंट्री पोस्ट कर रखी है। उसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। जिस डेट को आपको पोस्ट करना है वो डेट आपने मेंशन करी। जीएसटी नेचर में आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट।
क्योंकि हम लोग आईटीसी का रिवर्सल कर रहे हैं। अब इसके बाद जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप 180 दिन के बाद मान लो, अगर पहले तो हो गया कि हमने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो हमने तो आईटीसी रिवर्स कर दिया, लेकिन क्या एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम इस आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं? तो आंसर था कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग पेमेंट कर देंगे तो फिर उसके बाद हम लोग इसका रिक्लेम कर पाएंगे। तो वैसी आईटीसी जिसको हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग इसका हेड जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रख सकते हैं। लेकिन वो केस जहाँ पे हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, उस केस में हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस इनडायरेक्ट को सेलेक्ट कर सकते। तो नॉर्मल आपने जैसे एंट्रीज करी वैसे एंट्री करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। जिस भी रूल में फॉल करता है वो रूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। ये तो हो गया कि नॉर्मल था कि हमारा 180 डेज क्रॉस हो गया, हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। सेकेंड केस यहाँ पे ये है, टोटल अमाउंट था 4,23,000 का, पेंडिंग अमाउंट है 3,23,000, मीन्स 1 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं। अब वो 1 लाख कब आए हैं आप इस पे एंटर करेंगे और किस बिल के अगेंस्ट में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट, पहले वाले इनवॉइस को ही लेते हैं, टोटल अमाउंट 1,56,000, जिसमें से 56,000 ही पेंडिंग है। इट मीन्स इस इनवॉइस के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए आ चुके हैं। अब वो 1 लाख कब आए हैं तो आप सिंपल एंटर करके चेक कर सकते हो। 10/4 को इनवॉइस बना था, 31 मई को आपको पेमेंट मिल चुकी 1 लाख। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो आईटीसी रिवर्स करना है वो कितने अमाउंट पे करना है। तो ये भी आप लोग देखोगे, जैसे कि सर ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ अमाउंट है सिर्फ उतने उसी का आईटीसी हम लोग रिवर्स करेंगे। तो अगर हम लोग 1,56,000 की टोटल आईटीसी देखें तो ये आ रही है 23,000। अब हम लोगों ने पेमेंट कर दी है पार्शियल, तो यहाँ पे आप आईटीसी देखोगे तो 8,569 ही है। तो सेम उसी एंट्री के बेसिस पर आप लोग यहाँ से आईटीसी को रिवर्स सेम एंट्री को फॉलो करके कि आपको वहाँ पे जनरल वाउचर में जाना है, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना है और टोटल अमाउंट के आईटीसी आपको रिवर्स कर देना है। जब आप आईटीसी को रिवर्स करते हो तो आप अपनी 3B के अंदर भी देख सकते हो, समरी में भी देख सकते हो उस चीज को। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको हेड भी यहाँ पे शो होगा, आईटीसी एडजस्टमेंट रिवर्सल 10,800 आपने रिवर्स किया, जो कि अभी हम लोगों ने एंट्री पोस्ट करी। ऐसे ही अगर हम लोग 3B में भी देखेंगे तो वो भी 3B के अंदर भी वहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अदर्स के अंदर वो आईटीसी शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो इस तरह से आप लोग बीसी के अंदर बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल, जो कि जिसका पेमेंट आप लोगों ने 180 डेज के अंदर नहीं किया, उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। फिर बीजी के अंदर आप जैसे एंट्री पोस्ट करते हैं, सेल परचेज एंड ऐड करते हैं, सेम वैसे ही करना है। फिर बिल बाय बिल का फीचर इनेबल करना है, साथ के साथ बिल बाय बिल मेंटेन करना है। बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ से मेंटेन होती जाएगी। तो ये था बीजी के अंदर कैसे हम लोग 180 डेज वालों को मेंटेन कर सकते हैं बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। थैंक्स करण, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने ये समझा इसका लीगल इशू भी, एंड बीजी इज रियली हेल्पफुल इन दिस मैटर। जो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है ऑन द क्लिक ऑफ ए बटन, और फिर आपने दिखाया कि किस तरीके से जर्नल एंट्री में हम जीएसटी एडजस्टमेंट को चूज कर लेते हैं, एंड फाइनली ऑटोमेटिकली जो है जीएसटी समरी और 3B में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। चलिए हम लोग अब आगे मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एग्जम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड, और अगर आईटीसी रिवर्सल करना हो तो इसको समझेंगे। अब अभिषेक जी, आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू अगेन, जो हमारे यूजर से आया है। इन दिस केस नंबर 1 क्वेश्चन है, आर देयर एनी स्पेसिफिक मेथड और फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवर्सल? जी, तो हमारा सेक्शन 17(2) रेड विथ रूल 42 एंड 43 गवर्न्स करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू आईटीसी रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज मेड। मेरा सेक्शन 17(2) कहता है कि जो भी मेरा आईटीसी एट्रीब्यूट करता है एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, उसका मैं अवेल नहीं कर सकता हूँ। 17(3) कहता है कि वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करेगा सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। रूल 42 और 43 फॉर्मूलाज प्रोवाइड करते हैं आईटीसी रिवर्सल की कैलकुलेशन के लिए। रूल 42 पर्टेन करता है हमारा आईटीसी ऑन इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, और रूल 43 पर्टेन करता है कैपिटल गुड्स से। अगर अब हम रूल 42 की बात करें तो वो हमें कहता है कि जो हमारा आईटीसी है ना टैक्स पीरियड, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर ले। फर्स्ट, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज, जो हमारा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज मेड करने के लिए यूज हुआ है, उसका हम पूरा आईटीसी ले सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारा यूज हुआ है फॉर मेकिंग ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाईज, उसका हम आईटीसी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इन दोनों को डिडक्ट करने के बाद मेरा जो उस टैक्स पीरियड का आईटीसी बच जाता है, उसको हम कहते हैं कॉमन क्रेडिट। उस कॉमन क्रेडिट को मेरा उस पीरियड में जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है और टैक्सेबल सप्लाई है, उस रेशियो में डिवाइड करते, जितना भी एग्जेम्प्ट सप्लाई से पर्टेन करता है,
वो निकल कर आ जाता है और उसको फिर हमें रिवर्स करना पड़ता है। ऐसे ही रूल 43 में भी कैपिटल गुड्स के लिए सिमिलरली हमारा रिवर्सल कैलकुलेट होता है। उसमें बस क्या होता है कि हम आईटीसी ले लें सारा, उसके बाद हम 60 महीने तक रिवर्स करते रहे विद इंटरेस्ट। इसमें एक और कैच जो है वो ये है कि हमारी कुछ सप्लाईज है एग्जेम्प्ट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है या फिर हमारा सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट्स है, इवन तो वो exempt सप्लाई है, बट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग आईटीसी रिवर्सल ऑन exempt सप्लाईज मेड, उसको हम exempt सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे और उसको वैल्यू ऑफ exempt सप्लाई में ऐड ऑन नहीं करेंगे। सिमिलरली जो मेरी ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है उसमें जो मेरी सेल वैल्यू है सिक्योरिटीज का, उसका 1% ही हम इंक्लूड करेंगे इन वैल्यू ऑफ exempt सप्लाईज। तो ये चीजें भी हमें कुछ कंसीडर करनी होगी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड on account of exempt supplies made. ये नोटेड सर, गॉट योर आंसर। अब आप हमें ये समझाइए, हाउ डज डिपार्टमेंट कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज? देखिए मैंने जितने भी अभी तक शो कॉज नोटिसेस देखे हैं, जनरली डिपार्टमेंट एक ही चीज कर रहा है, आपके जीएसटीआर 9 लेता है वो, उसमें आपका जितना भी आईटीसी आपने अवेल किया है वो सबको कॉमन क्रेडिट मान लेता है। जितनी भी आपने एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई रिपोर्ट करी है वो मान लेता है उतनी आपकी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई है। बाकी जितनी भी सप्लाईज है उसको मान लेते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है, और उस पूरे क्रेडिट को जिसको कॉमन क्रेडिट एज्यूम करके चल रहा है उसको उस रेशियो में डिवाइड करके कंप्यूट करते हैं कि इतना आपका आईटीसी रिवर्सल बनता है। चलिए ठीक है सर, ये भी क्लियर है। नाउ इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन हमारे यूजर्स ने हमें भेजा था, कैन दिस डिमांड बी लिटिगेटेड आल्सो? देखिए ये बहुत एक जरूरी पॉइंट है और इसको मैं चाहता हूँ यूजर्स हमारे बड़े ध्यान से सुने। हमारा क्या है कि हमारे दो बेसिस है जिसके ऊपर हम अपनी डिमांड कम कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, डिपार्टमेंट तो पूरा का पूरा जितना आपने आईटीसी अवेल किया है उसको कॉमन क्रेडिट मान देता है। अब आपको देखना है कि जो आपने क्रेडिट लिया है क्या वो सारा का सारा कॉमन है, या हम कह सकते हैं कुछ हमारा पर्टेन करता है ओनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज और कुछ पर्टेन करता है ओनली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, क्योंकि उसके अलावा जो क्रेडिट है उसको ही हम कहेंगे कॉमन क्रेडिट। और उससे हमारा क्योंकि कॉमन क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा तो हो सकता है कि डिमांड भी रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, सपोज डिपार्टमेंट आपने 10 लाख का क्रेडिट लिया, डिपार्टमेंट के हिसाब से तो पूरा 10 लाख कॉमन क्रेडिट है, बट अगर आप प्रूव कर पाए कि 5 लाख पर्टेन करता है हमारा उस गुड्स और सर्विसेज से जो हमने यूज किया है सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई को आगे टैक्सेबल सप्लाई करने में, 1 लाख हमारा पर्टेन करता है जो हमने यूज किया सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई करने में, और बाकी का क्रेडिट हमारा जो कॉमन बचेगा उस केस में 4 लाख ही बचेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिर क्या होगी, डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम अपना आईटीसी को ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं तो अपनी डिमांड को कम कर पाएंगे। सेकेंडली अगर मैं अपनी एग्जेम्प्ट की सप्लाई को भी बाइफरकेट कर पाया उनके नेचर के ऊपर के नेचर पे डिपेंड करके, तो भी हम अपना आईटीसी कम कर पाएंगे डिमांड। फॉर एग्जांपल मेरा जैसे मैं बताया इंटरेस्ट इनकम है, उस पर कोई भी आईटीसी रिवर्सल की नीड नहीं है मेरे को। तो अगर सपोज आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आपने जीएसटी 9 में रिपोर्ट करी है वो सारी की सारी इंटरेस्ट इनकम है, तो फिर क्योंकि वो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऐड ऑन ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई जीरो हो जाएगी, और क्योंकि वो जीरो हो जाएगी तो आपको कोई भी रिवर्सल करने की नीड नहीं आएगी। तो ये दो तरीके जिससे हम अपनी डिमांड कम कर सकते हैं। ठीक है सर, करण बीजी कैसे हेल्प कर सकता है अपने यूजर्स को इस पर्टिकुलर केस में बाइफिकेट करने में? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें आप बता दीजिए। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम लोग कैसे बाइफरकेट करेंगे इसमें कि ये मिक्स सप्लाई है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था, तो ये सारी चीजें आइए देखते हैं बीजी के अंदर। बीजी में हम लोग मेंटेन कर सकते हैं ये सारी चीजों को भी। इसके पहले एक छोटा सा सिनेरियो समझ लेते हैं कि एक लाइव एग्जांपल्स है। इसमें हम लोगों ने दो सिनेरियो लिया, एक लिया मिक्स सप्लाई और एक लिया एग्जेम्प्ट सप्लाई। यहाँ पे आप जो भी आइटम्स देख रहे हैं या जो भी जीएसटी परसेंटेज देख रहे हैं वो सब कुछ हाइपोथेटिकल है, मतलब एक्चुअल नहीं है, ये हम लोगों ने सिर्फ समझाने के लिए ये डेटा रेडी किया है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो ले रहे हैं, एक है मिक्स सप्लाई और एक है एग्जेम्प्ट सप्लाई। सबसे पहले मिक्स सप्लाई को समझते हैं। मिक्स सप्लाई के केस में मैंने क्या किया, कॉटन यार्न परचेज किया जो कि जीएसटी 5% का था। अब उससे मैंने कॉटन फैब्रिक बनाया जो कि 5% के अंदर फॉल करता है, और उसी कॉटन यार्न से मैंने कॉटन की साड़ियां बनाई जो कि एग्जेम्प्ट के अंदर फॉल करता है। मतलब यहाँ पे मिक्स सप्लाई का मतलब ये हो गया कि मैं जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ वो तो टैक्सेबल है, यानी 5% जीएसटी के अंदर फॉल करता है, लेकिन उससे मैं दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक तो 5% वाला और एक तो एग्जेम्प्ट वाला। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, इसी के अंदर अगर जो रूल कहता है वो ये कहता है कि आप जो भी कॉटन की साड़ी जो कि आपने एग्जेम्प्ट में प्रोड्यूस करी है, जो कि एग्जेम्प्ट के अंदर फॉल करती है, उसका जो भी आईटीसी होगा उसको आपको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक तो केस ये हो गया हमारा मिक्स सप्लाई का।
जहाँ पे हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक 5% जीएसटी के अंदर फॉल करता है और एक एग्जाम्प्ट के अंदर फॉल करता है। सेकेंड केस हो गया हमारा एग्जाम्प्ट सप्लाई, मीन्स मैंने वही सेम आइटम 5% जीएसटी पर परचेज करी, यानी कॉटन यान, और उससे मैंने बनाया मिक्स कॉटन साड़ी जो कि एग्जाम्प्ट के अंदर फॉल करती है। तो एक तो हो गया हमारा मिक्स सप्लाई, एक तो हो गया हमारा एग्जाम्प्ट सप्लाई। और इस केस में एग्जाम सप्लाई के केस में हमारा वो 100% आईटीसी जो होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर्मूले के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट के जो प्रपोर्शन निकालने का जो फॉर्मूला, उसके बेसिस पर हमें, जैसा कि सर ने भी बताया, तो उसके बेसिस पर हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अब बीसी के अंदर देखते हैं, ये इसी सिनेरियो के बेसिस पर हम लोग बीसी के अंदर भी सेम चीजों को देखते हैं। इसमें जो मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट करी, पहले वो उसको देख लेते हैं। मतलब आप भी इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमने कॉटन फैब्रिक एक आइटम क्रिएट कर ली जो कि 5% जीएसटी में आता है। कॉटन साड़ी, अब आप इसको देखो तो मैंने एग्जाम्प्ट का ही एक अलग से हेड बना लिया। नॉर्मल है, आप इसको रीनेम कर सकते हो या डुप्लीकेट करके दूसरा बना सकते हो। तो इसका नाम सिर्फ मैंने रीनेम कर दिया एग्जाम्प्ट मिक्स सप्लाई। मतलब मैं जो कॉटन साड़ी बना रहा हूँ वो उस प्रोडक्ट से बना रहा हूँ जिससे कि एग्जाम्प्ट सप्लाई भी बनती है और टैक्सेबल सप्लाई भी बनती है। तो क्योंकि कॉटन यान से मैं कॉटन साड़ी भी बना रहा हूँ, कॉटन फैब्रिक भी बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसका नाम दे दिया मिक्स सप्लाई का। सेम ऐसे ही अब कॉटन यान से ही मैं मिक्स कॉटन साड़ी भी बना रहा हूँ जो कि 100% एग्जाम्प्ट के अंदर आती है। मैं इससे जो भी परचेज करूंगा वो पूरा के पूरा मेरा रिवर्स हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से मैंने आइटम क्रिएट कर ली। अब जब हम परचेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा परचेज के अंदर। परचेज टाइप के बेसिस पर हम इसको बाइफरकेट कर पाएंगे। एक तो हमने टैक्स कैटेगरी के बेसिस पर कर लिया। सेकंड, अभी जो मैं कॉटन यान परचेज कर रहा हूँ वो मैं मिक्स सप्लाई के लिए परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बाइफरकेशन करने के लिए यहाँ पे एक सेल टाइप क्रिएट कर ली। नॉर्मल आइटम वाइज की सेल टाइप है, सिर्फ इसका नाम रीनेम कर लिया या डुप्लीकेट करके आपने इसका नाम रीनेम कर लिया। ऐसे ही जो सेकंड कॉटन यान मैंने परचेज किया उसको मैंने एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए परचेज किया। ये सिर्फ और सिर्फ बाइफरकेशन के लिए हमने परचेज टाइप एक नई क्रिएट कर ली, बाकी सब कुछ सेम है। अब आ जाते हैं अपनी जीएसटी समरी पर। हमें जो भी प्रोडक्शन वगैरह करना था वो सब कुछ कर लिया। अब आ जाते हैं जीएसटी समरी पर, क्योंकि डिपार्टमेंट को हमें प्रूफ भी करना है कि ये जो सप्लाई मैंने करी है वो एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए थी, ये जो मेरी थी वो मिक्स सप्लाई के लिए थी। तो कितना रिवर्स करना है, कैसे करना है, अगर हमें बचना है तो जैसा कि सर ने बताया कि वो तो जीएसटी 9 उठाएंगे और वहां से जितना भी आपका इनपुट टैक्स होगा उसको कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लेंगे और उसके बेसिस पे वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। लेकिन अगर हमें प्रॉपर सही तरीके से इसको बचना भी है तो जब आप जीएसटी समरी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जीएसटी समरी शो होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 450 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे शो हो रहा है, इनपुट टैक्स आ रहा है। अब इसमें आप कैसे बाइफरकेशन कर सकते हो कि इतना जो अमाउंट है इसके अंदर वो मिक्स सप्लाई के लिए था, इतना जो अमाउंट था वो एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए था। तो आप जब इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको परचेज टाइप शो होगी, जिसके बेसिस पर आप ये पता कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो 300 और 300 मिक्स सप्लाई के लिए थी इसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करेंगे, और जो एग्जाम सप्लाई के लिए थी 150 और 150 इसको हम लोग 100% रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 300 और 300 600 है, इसको हम लोगों को प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना है, और जो 150 है वो तो हमारा 100% रिवर्स हो जाएगा। सेम ऐसे ही एग्जाम सप्लाई की बात करें तो इसको कैसे बाइफरकेट करेंगे कि जो हमने परचेज किया था वो मिक्स सप्लाई में से परचेज किया था या एग्जाम सप्लाई के लिए से बनाया था। तो वो भी आप यहाँ पे जो हम लोगों ने टैक्स कैटेगरी के अंदर बाइफरकेशन लगाई थी उसके बेसिस पर कर सकते हैं। तो ये 11,000 वाले को तो छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो आपका पूरा 150 जितना भी था वो रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है 4,000 हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाई थी सिर्फ। तो अगर हम लोग इसके बेसिस पर अगर हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करें, एग्जाम्पल के लिए मैं डिटेल्स एक बार नोट कर लेता हूँ। मेरा कॉमन इनपुट टैक्स कितना हो गया, कॉमन इनपुट हमारा जो हुआ वो हुआ 600 का, 300 और 300 क्योंकि 150 तो हम लोगों को पूरा रिवर्स करना है। एग्जाम्प्ट सप्लाई हमारी हो गई 4,000 की, और टोटल सप्लाई कितनी हो गई 4,000 प्लस जो टैक्सेबल करी थी, तो टोटल सप्लाई हमारी हो जाएगी 13,000। तो अगर इसके बेसिस पर हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 13,000, तो हमें जो मिक्स सप्लाई में से 185 या 184 रुपीज हमें रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली, और प्लस ये 150 और 150 जो कि 100% आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जब आप रिवर्स की एंट्री पोस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी एंट्री शो होगी। यहाँ पे आप 150 ऐड कर लेंगे, यानी 150 प्लस 92 242, यहाँ पे भी 242 और यहाँ पे भी 242। तो इस तरह से आप एंट्री पोस्ट करोगे। अब
क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि दो तरीके के रिवर्सल होते हैं, एक तो हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं, एक हम लोग रिक्लेम नहीं कर सकते। तो जिसको रिक्लेम नहीं कर सकते उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंस हेड के अंदर रखा हुआ है, और इसको यहाँ पे भी आप जीएसटी नेचर इसका टैक्स एडजस्टमेंट ही सेलेक्ट करेंगे और इसको आपने यहाँ पे सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो वो टोटल जितना भी आईटीसी आपका यहाँ पे होगा, मैं रीओपन कर लेता हूँ इसको, तो वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोपोर्शनेटली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और किसका 100% रिवर्स करना है वो भी आपको एक ही रिपोर्ट के थ्रू मिल जाएगा। तो बाइफर्केशन बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको उसके हिसाब से डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा। पहला तो हो गया आपको परचेस टाइप सेपरेट सेपरेट क्रिएट कर लीजिए। दूसरा हो गया कि आप टैक्स कैटेगरी में भी कुछ बाइफर्केशन लगा लीजिए जिसके बेसिस पे आपको प्रॉपरली डेटा यहाँ पे मिल जाए। तो इस तरह से बीजी के अंदर आप लोग आईटीसी का रिवर्सल जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे करना है वो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो ये था अपना बीजी के अंदर कैसे हम लोग इस चीज को मैनेज कर पाएंगे। चलिए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं अभी, जो कि है आईटीसी रिवर्सल ऑन क्रेडिट नोट्स। और इससे रिलेटेड भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं दैट आई एम गोइंग टू पुट टू सी अभिषेक सर। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट? तो बेसिकली हमारा सेक्शन 34 है जो कि प्रोवाइड करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। मेरा सेक्शन 34 ये कहता है कि जो क्रेडिट नोट है वो जीएसटी के अंडर सिर्फ सप्लायर इशू कर सकता है। प्लीज नोट, रेसिपिएंट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, सिर्फ सप्लायर ही इशू कर सकते हैं जीएसटी वाला क्रेडिट नोट जीएसटी के अंडर। सेकेंडली, कुछ ही कंडीशंस है जिसमें हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो मैंने अपने इनवॉइस पे टैक्स अमाउंट या फिर टैक्सेबल वैल्यू जो चार्ज करी है वो एक्सीड करती है एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन द सप्लाई, या फिर मैंने अपने गुड्स रिटर्न करे हैं, या फिर मेरे गुड्स और सर्विस डिफिशिएंट है, तो उसी केसेस में हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एज पर लॉ हम कुछ ही कंडीशंस में अपना जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, एंड दैट टू क्रेडिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी क्रेडिट नोट है उसको हम कमर्शियल क्रेडिट नोट मानते हैं और उसमें हम जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके सर, वेरी वेल एक्सप्लेन। नाउ क्विकली, व्हेन इट इज आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड ऑन द क्रेडिट नोट? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के क्रेडिट नोट है, एक हमारा जीएसटी वाला हो गया और एक हो गया कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो जहां भी जीएसटी वाला क्रेडिट नोट है जो सप्लायर अपना रिपोर्ट कर रहा है जीएसटीआर 1 में, उसके अगेंस्ट हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि हम इसमें एक एक्सेप्शन लेके चल रहे हैं, कोई क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर सपोज उसने अपनी एडजस्ट कर दी है टैक्स वैल्यू जब उसने जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट रिपोर्ट किया, और आप अपना आईटीसी पूरा ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया। इवेंचुअली हम आईटीसी उसी चीज का लेते हैं जो पीछे टैक्स पे हुआ होता है, तो जब टैक्स उस सप्लाई के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया तो हमें अपना आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। जहां तक बात रही कमर्शियल क्रेडिट नोट की, जैसा कि मैंने कहा, कमर्शियल क्रेडिट नोट आपके जीएसटी रिटर्न में कहीं रिपोर्ट नहीं होगा। कमर्शियल क्रेडिट नोट में कोई भी जीएसटी एडजस्ट नहीं होगा आपका पोर्टल पे, और उसका आपको आईटीसी रिवर्सल करने की कोई भी नीड नहीं है, प्रोवाइडेड आप सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस मीट करते हो। तो जहां भी कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू हुआ, अगर आप सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस मीट कर रहे हो, आईटीसी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में जीएसटी या तो सप्लायर या रेसिपिएंट बेस्ड ऑन देयर आपस की जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कॉस्ट बन जाएगा उन लोगों के। Okay, the next question is, can we claim back the reverse ITC if the credit note is subsequently cancelled? देखिए, क्रेडिट नोट को कैंसिल करने की एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, और अगर वो भी तब अगर हम ई इनवॉइसिंग वाला कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, और अगर हमने तब क्रेडिट कर दिया क्रेडिट नोट कैंसिल, तो जनरली वो आपके ई इनवॉइस पोर्टल पे चढ़ा ही नहीं, आपके पोर्टल पे वो चढ़ा ही नहीं है, और क्योंकि आपके पोर्टल पे वो क्रेडिट नोट रिपोर्ट ही नहीं हुआ, तो आपको आईटीसी रिवर्सल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अदरवाइज आप क्रेडिट नोट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट नोट कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। Okay, sir, got this answer. Now, how does the department compute the demand of reversal? इस क्वेश्चन को मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, एक अपने आउटवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इनवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं अपने आउटवर्ड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, आपने जितने भी जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट रिपोर्ट करे और जितने भी जीएसटीआर 9 में क्रेडिट नोट रिपोर्ट करे, उन दोनों को कंपेयर करता है, और उस कंपैरिजन में अगर दिखता है कि कोई मिसमैच है, तो उसके बेसिस पे वो आप पे डिमांड इशू कर देता है। अगर मैं अपने इनवर्ड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो मेरे जो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करेंगे, जो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जहां क्रेडिट नोट आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और उसका आपने आईटीसी रिवर्सल नहीं करा, तो उस बेसिस पे डिपार्टमेंट डिमांड आपकी निकाल देगा। Okay, and in the last, just for the information of our users,
व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट? देखिए, टाइम लिमिट की भी अगर हम बात करें तो अगेन फाइनेंशियल ईयर 2021 तक हम जो एक सप्लाई के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू कर सकते थे, नेक्स्ट ईयर के सितंबर की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट से पहले जो भी रिटर्न फाइल हुई है उसमें, 2021 के बाद हम जो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं वो नेक्स्ट ईयर के 30th नवंबर तक जो भी रिटर्न फाइल हुई है उसमें कर सकते हैं। तो प्लीज नोट, हमें 31 अक्टूबर तक क्रेडिट नोट इशू करना ही करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। रीजन बीइंग, आप नवंबर में अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें आप अपने 31 अक्टूबर तक की ही आप अपने क्रेडिट नोट रिपोर्ट कर पाओगे। तो आपको 31 अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर के 31 अक्टूबर तक क्रेडिट नोट इशू करना ही करना है, इन केस आपको करना है। अदरवाइज फिर आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। Yes, sir. Got your all the answers. And करण, very quickly आप दिखाएंगे कि बिजी में इस पर्टिकुलर केस में हम कैसे अपने यूजर्स की हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो एक तो था कि सर ने बताया कि आप नॉर्मल जब आप एज अ सप्लायर अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो बिजी में क्रेडिट नोट इशू करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो अगर आपको विद आइटम करना है तो आप सेल रिटर्न क्रेडिट नोट यूज कर सकते हैं, या विदाउट आइटम अगर आपको अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है तो आप उसके लिए विदाउट आइटम का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब भी आप क्रेडिट नोट यहाँ पे इशू करते हैं आप डेट वगैरह स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर जीएसटी नेचर यूज करते हैं। इसी के बेसिस पर ये फाइंड आउट होता है कि ये सेल क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं या आप डेबिट नोट रिसीव कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप जीएसटी नेचर को सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड हो गया कॉमर्शियल, अगर हमें क्रेडिट नोट इशू करना है या डेबिट नोट इशू करना है उस केस में फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें। इसको हम लोग दो जगह पे यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया कि हमें अगर सिर्फ कॉमर्शियल डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करना है तो हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड हो गया अगर हमें टाइम लिमिट के बाद अगर कुछ इशू कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से कॉमर्शियल ही हो गया, तो उस केस में भी हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को ही सेलेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि कितने हमारे पास पूरे साल में क्रेडिट नोट आए हुए हैं, हमने उस पर क्या एक्शन लिया, मतलब रिवर्स किया नहीं किया, एंटर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो वो भी वही ऑप्शन है कि जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था रिकंसिलेशन का, कि आप यहाँ से सारी डिटेल्स को डाउनलोड करेंगे। और टैगिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका जीएसटी के केस में। और जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर अप्रैल टू दिसंबर ले लेते हैं, और अगर आप 2A 2B के बेसिस पर खोलेंगे तो वो कंपेयर करके भी दिखा देगा। और यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हैं आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी अप्रैल टू दिसंबर की, आपके पास कितने क्रेडिट नोट आए हुए हैं और उसका क्या स्टेटस है। मींस आपने बीजी के अंदर एंटर किया हुआ है, उसका रिवर्सल कर दिया कि नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर पार्टी का है, जो ये 3 इनवॉइस है हम लोगों ने एंट्री तो कर दी, क्लेम भी कर लिया, मींस रिवर्स कर दिया। कुछ ऐसे इनवॉइसेज हैं जो कि पोर्टल पे हैं, हमने नहीं चढ़ा रखे, तो आपको यहाँ पे इसके बेसिस पर अपने बीजी के अंदर एंट्री करनी है और उसी के बेसिस पर फिर वो ऑटोमेटिक आपके 3B के अंदर भी रिवर्सल में शो हो जाएगा। तो बेसिकली ये रिपोर्ट है जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि वो टाइम लिमिट के अंदर है कि नहीं है सारे क्रेडिट नोट डेबिट नोट, और हमने कितने क्लेम कर लिए, कितने पेंडिंग है। क्लेम मींस कि हमने रिवर्स कर दिया, और कितने अभी भी हमने रिवर्स करना पेंडिंग है। तो वो सारी डिटेल्स आप इस रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन करण। एंड व्हाट वी विल डू कि दो चीजें हैं। एक तो सीए अभिषेक की कॉन्टैक्ट डिटेल देखिए आपके स्क्रीन पे आ रही है। एंड आपको कोई भी क्वेरीज है इसी से रिलेटेड, जो आज का सेशन था, तो आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं लीगल इश्यूज से रिलेटेड। और अगर आपको जो पार्ट बिजी में दिखाया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमारा डेडिकेटेड हेल्प डेस्क नंबर है, डेट इज 24/7 82828282 पे आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारा पहला जो है आज का सेशन था जो बीजी एक्सपर्ट टॉक हमने शुरू किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सी अभिषेक कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और लीगल इशू की काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दी। एंड बीजी के अंदर भी हम लोग कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं इन सारी रिपोर्ट्स को निकालने में या प्रिकॉशंस लेने में, वो सब पार्ट भी हमने देखा। इस तरह के जो हमारे सेशन है बीजी एक्सपर्ट टॉक को हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और वी आर होपफुल दैट कि आप लोगों को इस सेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपकी क्वेरी रिजोल्व हुई होगी। फ्यूचर के सेशन में भी आप लोग हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू कमल जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।